लेकिन ग्लास की इस बात से इनके ग्रुप का एक आदमी जिसका नाम गैराल्ड है, उसे ग्लास का यह फैसला ठीक नहीं लगता। वो कहता है कि अगर हम जमीन से जाएंगे तो वो लोग हमें जल्दी मार देंगे, क्योंकि जमीन का रास्ता बहुत लंबा है और हमें घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन टीम का कैप्टन गैराल्ड से कहता है कि ग्लास इस जगह को हमसे बेहतर जानता है, इसलिए हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। और ये लोग तय करते हैं कि अब हम जमीन के रास्ते जाएंगे। अब यहाँ गैराल्ड भी कैप्टन की बात मान लेता है, लेकिन कुछ लोगों को ग्लास का जमीन से जाने का फैसला ठीक नहीं लगता, इसलिए वो लोग बोट के जरिए नदी से होते हुए घर पहुंचने का फैसला करते हैं। इसके बाद जो जमीन के रास्ते से जाने वाले थे वो बोट से उतर जाते हैं और बोट में बैठे कुछ लोग नदी के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। यहाँ कैप्टन सभी से कहता है कि हमें सारी खालें यहीं पर छोड़नी चाहिए ताकि रास्ते में हमें किसी भी परेशानी का सामना न हो। कैप्टन की बात सभी को ठीक लगती है, जिसके बाद ये लोग सारी की सारी खालें पत्थरों के नीचे छिपा देते हैं ताकि अगर फ्यूचर में ये लोग फिर कभी इस जगह पर आए तो इनकी खालें उन्हें मिल जाएं। और अब ये सारे के सारे जंगल के रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। पर अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी, क्योंकि जल्द ही सर्दी का मौसम आने वाला था और उन्हें कई हफ्तों तक पैदल चलकर अपने घर पहुंचना था। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए ये सभी लोग ठंड से मुकाबला करने के लिए तैयार थे। जंगल के रास्ते से पैदल चलते हुए शाम हो जाती है और अब ये लोग एक जगह पर रुककर रात यहीं पर गुजारने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और ये सभी जंगल में सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जो लोग ग्लास के जमीन के रास्ते से पैदल चलने का फैसला गलत समझ रहे थे, अब उन लोगों को अपनी गलती का पछतावा होता है। वो आदिवासी लोग आकर उन्हें मार देते हैं और आदिवासी लोग समझ जाते हैं कि कुछ लोग जंगल के रास्ते से पैदल निकल गए, इसलिए ये लोग पूरे जंगल में फैल जाते हैं उन बचे हुए अमेरिकन शिकारियों को ढूंढने। एक आदिवासी को जमीन पर चलने वाले अमेरिकन शिकारियों के पैरों के निशान भी मिल जाते हैं। वह आकर अपने कबीले के सरदार को बताता है। कबीले के सरदार को लगता है कि मेरी बेटी उन्हीं के पास है और अब ये आदिवासी लोग पैरों के निशान को फॉलो करते हुए उनके पीछे जाते हैं। इधर ये लोग लगातार कई घंटों से पैदल जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और ये लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए ये लोग कुछ देर आराम करने के लिए यहीं पर डेरा जमा देते हैं और सभी आराम करने लगते हैं। सभी लोगों को भूख लगी हुई थी पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए ग्लास शिकार ढूंढने जंगल में अकेला निकल पड़ता है। कुछ दूर आने के बाद उसे महसूस होता है कि आसपास कोई है, इसलिए ग्लास बंदूक उठाकर रेडी हो जाता है और तभी उसे सामने भालू के दो छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। इससे पहले कि ग्लास वहां से निकल पाता तभी एक बड़ा भालू उस पर हमला कर देता है, जिससे ग्लास के हाथ से बंदूक गिर जाती है। वो भालू ग्लास को उठाकर पटकता है और ग्लास को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब ग्लास कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो आराम से जमीन पर लेट जाता है। ग्लास जब शांत होता है तो भालू भी वहां से जाने लगता है, लेकिन ग्लास शिकार पाने के लिए किसी तरह करके अपने गन के पास पहुंचता है। तभी वो भालू दोबारा से ग्लास पर हमला करने के लिए आता है। ग्लास जल्दी से बंदूक से उसे गोली मारता है, पर वह गोली भालू के सर में लगने के बजाय उसके गले में लग जाती है, जिससे भालू अब और ज्यादा चिढ़ जाता है और अपने पंजों से ग्लास के गले को चीर देता है। लेकिन भालू रुकता नहीं और वो ग्लास के पूरी बॉडी को बुरी तरह से अपने पंजों से काट देता है। गोली लगने की वजह से भालू भी कमजोर हो चुका था। ग्लास अब किसी तरह करके चाकू निकालकर उस भालू पर कई वार करता है, जिससे ये दोनों ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद वह भालू भी ग्लास के ऊपर गिर जाता है, लेकिन भालू मर चुका था और ग्लास भी लगभग मर ही चुका होता है, क्योंकि भालू ने उसका गला पूरी तरह से फाड़ दिया था और इसकी पूरी बॉडी पर गहरे जख्म थे। ग्लास बहुत ही ज्यादा तकलीफ में था। ग्लास ने जब भालू पर गोली चलाई थी तब गोली की आवाज उसके साथियों ने सुन ली थी, इसलिए ग्लास के साथी उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि ग्लास के ऊपर भालू गिरा हुआ है। वो बड़ी मुश्किल से भालू को उसके ऊपर से हटाते हैं और ग्लास को अपने साथ ले जाते हैं। अब उनमें से एक आदमी ग्लास के घावों को सीना शुरू करता है। दर्द के मारे ग्लास का बुरा हाल हो गया था, उसका गला बुरी तरह से कट चुका है और उसके पूरे बॉडी पर काफी गहरे जख्म है। ग्लास के जख्मों को देखते हुए ये लोग समझते हैं कि ग्लास अब जिंदा नहीं रह पाएगा और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाएगी। दूसरी तरफ आदिवासी कबीले का सरदार अमेरिकन शिकारियों से जो खालें बची हुई थी वो इन खालों को फ्रेंच शिकारियों को दे देता है, जिसके बदले वो उनसे बंदूकें और घोड़े ले लेता है, जिसका मतलब इन अमेरिकन शिकारियों यानी ग्लास और उसके साथियों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी, क्योंकि इससे पहले ये आदिवासी तीर कमान से हमला किया करते थे, लेकिन अब आदिवासियों के पास घोड़े और बंदूकें भी आ गई थी। अब ग्लास बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से चल नहीं सकता था, इसलिए ये लोग ग्लास के लिए लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाते हैं। वो ग्लास को उसके ऊपर रखते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इस तरह से ये लोग बारी बारी से ग्लास को उठाते हैं। ये लोग ग्लास को काफी दूर तक ले आते हैं, पर आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि आगे एक ऊंचा पहाड़ था जहाँ से इन लोगों को गुजरना था। ये पहाड़ी रास्ता इतना खराब था कि वहाँ से अकेला आदमी भी ठीक से नहीं चढ़ पाता था, इसलिए ग्लास को यहाँ से चढ़ाना नामुमकिन था। ये लोग फिर भी कोशिश करते हैं पर ये लोग ग्लास को नहीं चढ़ा पाते। तभी उनका जो कैप्टन होता है वो अपने एक आदमी को बोलता है कि ग्लास के मुंह पर कपड़ा रखो। दरअसल वो ग्लास को गोली मारने वाला होता है, क्योंकि उसको लगता है कि ग्लास तकलीफ से गुजर रहा है और वैसे भी ग्लास अब बच नहीं सकता। ग्लास दर्द से तड़प रहा होता है और उसको यहाँ से घर ले जाना लगभग नामुमकिन है। कैप्टन ग्लास को मारने ही वाला होता है कि तभी ग्लास का बेटा सामने आकर बोलता है कि ऐसा मत करो। कैप्टन को उस पर तरस आ जाता है और वो ग्लास को गोली नहीं मार पाता, क्योंकि ग्लास की वजह से ये सभी जिंदा बचे होते हैं। कैप्टन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि जो भी दो लोग ग्लास के मरने तक उसके पास रुकेंगे उसे गाँव वापस आते ही $70 दिए जाएंगे। कैप्टन कहता है कि ग्लास ने हम सबकी मदद की है और कैप्टन चाहता था कि ग्लास को नेचुरल डेथ मिले और जब ग्लास मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार करके वो दो लोग भी वापस आ जाएं। अब ग्लास का बेटा फौरन बोलता है कि मैं रुकूंगा और वहाँ पर एक लड़का और होता है जिसका नाम फ्रेजर है। वो कहता है कि मैं रुकूंगा चाहे $70 मिले या ना मिले। अब ग्लास का बेटा हॉक और फ्रेजर दोनों उम्र में छोटे थे, इसलिए कैप्टन कहता है कि एक और आदमी भी इनके पास रहना चाहिए। यहाँ गैराल्ड सामने आकर बोलता है कि मैं रुकूंगा पर $70 बहुत कम है। तब कैप्टन बोलता है ठीक है $100 मिलेगा और तभी जो
ग्लास का बेटा और जो दूसरा लड़का होता है वो कहते हैं कि तुम हमारे डॉलर भी रख सकते हो। ये सुनकर गैरल्ट कहता है $300 काफी है, इससे मैं अपना घर खरीद सकता हूँ, और वैसे भी 2 से 3 दिनों की बात है, इससे ज्यादा दिन ग्लास जिंदा नहीं बच पाएगा। और गैराल्ट भी उनके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये 3 लोग ग्लास के पास यहाँ पर रुक जाते हैं और बाकी सब आगे निकल जाते हैं। गैराल्ट ग्लास के पास ही बैठ जाता है और ग्लास के मरने का इंतजार करने लगता है, लेकिन ग्लास